इंडियन स्टॉक मार्केट का आज परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस आज भी अच्छा रहा है। पिछले कुछ दिनों से तो माहौल इंडियन इक्विटी मार्केट्स में अच्छा चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का भी जो पोर्टफोलियो है, स्टॉक पोर्टफोलियो हो या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो, वहाँ पे थोड़ा तो अच्छा दिखने लगा होगा पहले के मुकाबले। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये सो कॉल्ड जो नेगोशिएशंस चल रहा था उस पर फाइनली बोला जा रहा है किसी तरह का डील हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या सही में हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में उसके कारण फिर से कोई प्रॉब्लम हो जाए। उसके बाद जापान ने फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी थोड़ा कुछ जान लेंगे ना, उनके बिना तो कोई डिस्कशन पूरा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले इंडियन मार्केट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप परफॉर्मेंस तो अच्छा लगेगा आपको। सेक्टर थीम देखिए आईटी, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंजम्पशन, और नीचे भी कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ की आपको परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा। सो ओवरऑल यस, इंडियन इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस आज अच्छा रहा है। बाहर देख लेते हैं तो यूएस मार्केट देखिए परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा। यूरोपियन मार्केट्स भी देखेंगे तो यहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। एशियन मार्केट्स में परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रहा है। तो ओवरऑल मिक्स्ड रहा है, लेकिन हाँ ज़्यादातर मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और आजकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रेंट क्रूड जाकर चेक करें, $81। मतलब कुछ दिनों पहले तक भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी तेज़ी से ये 81 चला जाएगा। और यहाँ से अगर ये माहौल इसी तरह से सही बना रहा तो ऑफकोर्स ये 80 से भी नीचे जाएगा, क्योंकि मैंने बार बार रिपीट किया पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है, भरा पड़ा है। जैसे ही ये वॉर पूरी तरह से रुक जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल जाएगा, पूरा वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट है वो शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल ये 70-75 के रेंज में भी जाने लगेगा। उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी हो। अगर ऐसा होता है तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए और ख़ासकर इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। अब जान लेते हैं कि ये सो कॉल्ड जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे कुछ सिग्नेचर हुआ है, कुछ और होने वाला है, ये क्या है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप न्यूज़ देखें ना तो यूएस की तरफ से भी पॉजिटिविटी है और ईरान की तरफ से भी पॉजिटिविटी है। तो यहाँ पे ये बात तो सही है कि भाई कुछ हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है ये हमें नहीं पता, क्योंकि जो फाइन प्रिंट्स हैं ना, जो डिटेल्स हैं, जिस चीज़ों पे सहमति बनी है वो अभी तक बाहर नहीं आया है। बोला जा रहा है कि भाई फ्राइडे को फाइनल सिग्नेचर होगा और उस समय या उससे शायद थोड़े समय पहले पूरा डिटेल्स बाहर आएगा। तो जब तक हम उन डिटेल्स को देख ना लें तब तक यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि ये जो भी सीज़ फायर सोकल, मैं तो इसे सीज़ फायर ही बोलूँगा, तो ये जो हुआ है वो कब तक चलेगा कि नहीं चलेगा। यहाँ पे एक और रिस्क क्या है इजराइल का। इस डील में इजराइल है ही नहीं, मतलब यूएस तो बाहर से आकर इसमें आया है ना। मोस्टली ये शुरुआती ये लड़ाई कहाँ ईरान और इजराइल के बीच था, यूएस तो बीच में आ गया, ठीक है, और यूएस बुरी तरह से फंस भी गया और फिर भागना भी पड़ा यूएस को। लेकिन इजराइल तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, इसको कैसे आप मिस आउट कर सकते हो, और वो इस डील का पार्ट नहीं है। और मोस्टली इजराइल की तरफ से जैसा न्यूज़ आ रहा है वो बोल रहे हैं कि भाई हम इस तरह का डील नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसका क्या आउटकम होता है। बट हाँ, ओवरऑल मार्केट्स को देखें तो मार्केट्स ने तो इसे बहुत पॉजिटिवली लिया है और सभी कुछ अच्छा चल रहा है फिलहाल। उम्मीद करते हैं कि अच्छा चलता रहे। अब यहाँ पे देखिए अभी जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी फिर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि न्यूज़ ये भी आ रहा है कि ये जो ईरान है और ओमान है वो हो सकता है कुछ फ़ी चार्ज करें, जबकि यूएस की तरफ से बोला जा रहा है कि किसी भी तरह का टोल चार्ज नहीं होगा। इस पर भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये भी क्लैरिटी आएगा। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि ये जो सीज़ फायर हुआ है अभी वो 60 डेज़ तक चलेगा, और उस बीच ये जो न्यूक्लियर इशू है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू तो वही है ना, जो एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान में, उस पर डिस्कशंस होगा। वहाँ पे देखना है कि कुछ सहमति बनता है कि नहीं। तो अभी ऐसा मान लेना कि सब कुछ सेटल कर गया सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, अभी तक जो माहौल है उसको देखकर ये बिल्कुल लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा एस्केलेशन होने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि यूएस पूरी तरह से पीछे हट चुका है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि किसी भी कीमत पे इस मामला को यहाँ से एस्केलेट किया जाए, तो वो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन हाँ, वहाँ भी कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन माइंस सभी बिछे हुए हैं ना। ईरान को सही से पता भी नहीं कि भाई कहाँ माइन लगाया, कुछ माइंस तो बहकर कहीं दूसरी जगह चले गए, तो उसको पूरी तरह से क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे ऑफकोर्स नेविगेशन डिफ़िकल्ट है ना।
पता चला गलती से किसी माइन पे कोई शिप चढ़ गया तो ऑफकोर्स वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो रिस्क है, पूरी तरह से माइंस को क्लीन करना पड़ेगा और टाइम टेकिंग प्रोसेस आसान नहीं है। तो इस बीच ये मान लेना कि पूरी तरह से खुल जाएगा, पहले जैसा माहौल था वैसा नहीं होगा, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक इम्प्रूव तो ज़रूर होगा और उसका काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। प्लस इस लड़ाई से क्रूड ऑयल के जो वेल्स हैं कहीं कहीं वो भी डैमेज हुए हैं ना, उसको भी रिपेयर वर्क करना पड़ेगा। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल वो भी कई जगह डैमेज पहुंचा है उसको, उसमें भी कुछ महीनों का टाइम और कहीं कहीं बोला जा रहा है कुछ साल का भी टाइम लग सकता है। तो वो भी एक इशू है। लेकिन अगेन मैं रिपीट करूँगा, क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है। एक बार ये मामला सेटल हो जाए पूरी तरह से, जो कि फ़िलहाल दिख रहा है, तो वहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस धीरे धीरे नीचे ही जाएगा। और प्लस ईरान का भी तेल आने वाला है इंटरनेशनल मार्केट्स में, अगर सैंक्शंस हट जाते हैं। अच्छा खासा तेल है, पहले तो थोड़ा बहुत जाता था वो पूरा चाइना को चला जाता था, अब है कि कहीं भी बेच सकता है। तो इंडिया में भी एक पोर्शन ज़रूर आएगा ईरान से, तो वो भी एक अच्छी खबर है। अब जान लेते हैं बैंक ऑफ जापान। तो उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक किया है ट्यूसडे को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि और भी ज़्यादा रेट हाइक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन स्टिकी है, इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं जापान में। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है तो उसका क्या फ़र्क क्या पड़ेगा? तो वहाँ का जो करेंसी है येन, वो धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होगा। प्लस उनका जो बॉन्ड यील्ड्स है वो ऊपर जाएगा इंटरेस्ट रेट हाइक के कारण। तो अगर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएगा तो ऑफकोर्स जापान से ज़्यादा पैसा बाहर नहीं निकलेगा। पहले कैरी ट्रेड के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया है ना, कैरी ट्रेड में फ़र्क पड़ जाएगा। पहले था कि जापान में इंटरेस्ट रेट था ही नहीं कुछ, तो ज़्यादातर पैसा बाहर चला जाता था, बाहर इन्वेस्ट होता था, तो बाहर काफ़ी फ़ायदा था उसका। लेकिन अब है कि जापान में अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत मिलने लगेगा तो पैसा कम बाहर निकलेगा, ज़्यादातर पैसा जापान में ही इन्वेस्ट होने लगेगा, जिसके कारण वर्ल्ड में जो लिक्विडिटी आ रहा था जापान के कारण, वो लिक्विडिटी कम हो जाएगा, जो कि एक तरह से निगेटिव है। और देखिए रेट हाइक का साइकिल तो स्टार्ट हुआ है ना, कुछ दिन पहले मैंने बताया था ना कि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसने भी रेट हाइक किया है। यूएस का भी मीटिंग चल रहा है, फेड इस वीक मीटिंग होगा ना, तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या आउटकम होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ भी ज़्यादा है। बट हाँ, फिलहाल नहीं लग रहा है कि यूएस तुरंत रेट हाइक स्टार्ट कर देगा। लेकिन हाँ, देखना पड़ेगा कि यूएस का जो फेड है उसका क्या आउटकम आता है, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा ना। आप लोग का क्वेरी आया था ना कि स्पेसएक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, तो इस तरह का तो हम एडवाइस देते नहीं कि आप करो या ना करो, लेकिन कुछ बेसिक डिटेल्स कई बार मैंने कवर किया, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए एनवीडिया और स्पेसएक्स को अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो क्या डिफरेंस है? देखिए एनवीडिया क्या है ना कि उसका ऑलरेडी सब कुछ बन रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, कैश फ्लोज आ रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और जो स्टॉक प्राइस ऊपर गया है उसके आधार पे गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एनवीडिया के साथ रिस्क क्या है कि भाई जिस तरह का तुम प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट कर रहे हो, कैश फ्लो जनरेट कर रहे हो, ठीक है, और जिस तरह का गाइडेंस दे रहे हो, अगर फ्यूचर में वो नहीं कर पाओगे तो स्टॉक बुरी तरह से गिरेगा, ठीक है। एनवीडिया बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है। एनवीडिया एक क्वार्टर भी अगर मिस कर जाता है, प्रॉफिट मिस करेगा तो फिर भी चलेगा, थोड़ा बहुत गिर के रुक जाएगा। लेकिन अगर जो गाइडेंस होता है, फ्यूचर गाइडेंस ना, कि फ्यूचर में हम कितना परफॉर्मेंस देंगे, अगर उसमें नेगेटिविटी आया तो एनवीडिया बुरी तरह से गिरेगा। और एनवीडिया के साथ ज़्यादातर ये जो एआई रिलेटेड स्टॉक्स हैं, सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, बुरी तरह से गिरेंगे। जबकि स्पेसएक्स के साथ ऐसा नहीं है, दिखाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा उसके पास कुछ है नहीं स्पेसएक्स। एक तो है इनका एआई जो कि बिल्कुल लॉस मेकिंग है, और आने वाले फ्यूचर में तो बिल्कुल नहीं लगता है किस तरह का प्रॉफिट जनरेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहीं पे खर्च होगा। दूसरा है कि भाई स्पेस में इनके बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, वहाँ से अच्छा खासा इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि प्रॉफिट मेकिंग है, जो कि बहुत अच्छा है, और वो एक मोट भी है। दूसरा, उस तरह का बड़ा स्केल का प्लेयर कोई भी वर्ल्ड में नहीं है, तो एक बहुत बड़ा मोट है उनके लिए, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और तीसरा ऑफ कोर्स स्पेसएक्स उसी के लिए जाना जाता है, वो है रॉकेट। ऐसा रॉकेट लॉन्च करते हैं कि फिर से वो वापस आ जाता है। जनरली रॉकेट क्या होता है, ऊपर गया और ख़त्म हो गया, पूरा पैसा वेस्ट, नया रॉकेट फिर बना के आप भेजोगे ऊपर। लेकिन स्पेसएक्स का रॉकेट है वो वापस आ जाता है सही सलामत, तो खर्च काफ़ी बढ़ जाता है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगेन यहाँ पे कुछ प्रॉफिट जनरेट हो नहीं रहा है, ये लॉस मेकिंग है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखिए स्पेसएक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना, कि स्पेसएक्स को अभी फ़िलहाल आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर एटलीस्ट 1-2 साल तो बिल्कुल कह सकते हैं कि कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है एनवीडिया की तरह कि भाई मेरा प्रॉफिट इतना आ रहा है, कैश फ्लो जी नहीं, ये दिखाने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेसएक्स एक ड्रीम है, ठीक है। उसी ड्रीम के आधार पे ये स्टॉक इतना तेज़ी से ऊपर जा रहा है, टॉप 10 में शुरू में ही एंट्री कर लिया मार्केट कैप वाइज। ड्रीम ये है कि भाई हम डेटा सेंटर को स्पेस में लॉन्च करेंगे, वहीं से काम चलेगा।
और दूसरा है कि मार्स में हम लोगों को सेटल करेंगे, कॉलोनी बनाएंगे, ये सब चल रहा है यहाँ पे। और वो सब ऑफ कोर्स सबको पता है कि टाइम लगेगा ना, तुरंत तो होगा नहीं, तो उसके लिए स्पेसएक्स को टाइम दिया जाएगा। तो एनवीडिया या फिर जो दूसरी कंपनीज़ है ना, उसका अगर आप कंपेयर करेंगे स्पेसएक्स से तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और स्पेसएक्स के पास अभी कुछ साल रहेंगे जहाँ की बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उससे नहीं पूछा जाएगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। वहाँ से बोला जाएगा कि देखिए ये सब है, इसमें टाइम लगेगा, तो जनरली लोग उसे झेलेंगे। और यहाँ से उम्मीद है आने वाले समय में कि और भी अच्छा परफॉर्मेंस स्पेसएक्स का हो सकता है, प्रोवाइडेड जो हम फॉल का बात कर रहे हैं ना कि भाई एआई में प्रॉब्लम आया, अगर वहाँ प्रॉब्लम आया तो स्पेसएक्स भी गिरेगा, ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगा। तो देखते हैं यूएस मार्केट में गिरावट कब आता है, जब वो गिरेगा तो सारे स्टॉक्स गिरेंगे, ये भी गिरेगा। लेकिन हाँ, एक बड़ा डिफरेंस जो है वो जो मैंने आपको बताया ना, उसे कंसिडर किया जा सकता है। अब देखिए मार्केट में अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है ना, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से जब से आए तब से तो प्रॉब्लम ही उन्होंने क्रिएट किया है। पहले टैरिफ, उसके बाद वॉर, अब फिर से लग रहा है कि कहीं फिर से वो टैरिफ पे फिर से वापस ना चले जाएं, क्योंकि शांति से, बिल्कुल सही बात है, वो नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तो देखना है, क्योंकि टैरिफ काफ़ी हद तक उनका उधर रुक गया था लड़ाई के कारण ना, उधर बिजी हो गया था, फिर से वो वापस आएंगे। लड़ाई अगर बंद हो जाता है तो हो सकता है फिर से वो टैरिफ का प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि फिर से इलेक्शन आने वाला है नवंबर में ना। तो लड़ाई तो इसी डर से उन्होंने बंद किया जल्दी से जल्दी, लेकिन अब फिर से टैरिफ पे वापस आएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो उनका वोटर है उसको बताया जा सके कि डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा, आने वाले कुछ दिनों में ही यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या फिर से टैरिफ फ्रंट पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहे हैं। और वहाँ पे फिर से देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है ना कि जो भी टैरिफ वो लगाएंगे, अगर कांग्रेस का अप्रूवल नहीं लेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, मोस्टली कोर्ट उसे हटा देगा। लेकिन हाँ, कुछ दिनों का तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या फिर कुछ महीनों का तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना। तो डोनाल्ड ट्रंप वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। नवंबर इलेक्शंस हैं, हम लोग सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो इलेक्शन में इनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो, इनके सीटें काफ़ी कम हो जाए, ताकि काफ़ी हद तक इनका जो स्ट्रेंथ है वो कमे। तो इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं उसमें कमी आए। और उनका करंट टर्म तो बहुत समय है ना, जैन 2029 में ख़त्म होगा, लेकिन मोस्टली 2 साल है उनके पास ना। उसके बाद तो फिर इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, नया कैंडिडेट आ जाएगा, क्योंकि 2 बार तो ऑलरेडी ये बन चुके हैं, इसके बाद तो बनेंगे नहीं। तो मोस्टली 2 साल है। तो अगर नवंबर में ही ये बुरी तरह से हार जाएँ तो मोस्टली पहले के मुकाबले शायद हमें थोड़ा राहत मिले। और वहाँ अगर इनको अच्छा खासा सीट मिल गया जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, तब तो 2 साल, लेकिन हाँ 2 साल हमें उन्हें झेलना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखना ये है कि टैरिफ तो है, टैरिफ के अलावा कोई और दूसरा नया प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें। सो लेट्स सी। बट हाँ देखिए, स्टॉक मार्केट में वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स ये सब कुछ चलता रहता है, और सबके बावजूद मीडियम टू लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न आता है, ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।